हेलो दोस्तों, मैं विनीत पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन क्लासेस जान की क्लासेस में। कल हमने बात की थी भारत के इतिहास के बारे में और बताया था कि किस प्रकार से हमारे इतिहासकारों ने भारत की जानकारी दी। भारत को 3 भागों में विभाजित करके, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 पार्टों में विभाजित करके हमें भारत की जानकारी दी। आज हम भारत के इतिहास के ही बारे में बात करेंगे और सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारा भारत के नामकरण के ऊपर होगा कि किस प्रकार या किन किन लोगों ने भारत को कौन कौन से नाम दिए। आइए बात करते हैं भारत के नामकरण की। हेडिंग डाल लीजिए, भारत का नामकरण। भारत का नामकरण। और पहले नंबर पे लिखेंगे कि भारत को आर्यवर्त नाम किसने दिया। कहा जाता है कि 1500 ईसा पूर्व में जब आर्य भारत में प्रवेश किए तो आर्य के द्वारा ही भारत को आर्यवर्त नाम दिया गया। मतलब जब आर्य लोग भारत में आए तो उन्होंने भारत को आर्यवर्त कहकर पुकारा। अगर दूसरी बात करें तो फारसी द्वारा या फारसी आक्रमणकारियों द्वारा भारत को हिंदुस्तान कहा गया। हिंदुस्तान, फारसियों द्वारा भारत को हिंदुस्तान कहा गया। तीसरे नंबर पर यूनानी आक्रमणकार आए, यूनानी, और यूनानियों द्वारा भारत को इंडिया कहा गया। हालांकि यूनानियों ने इंडिया को इंडस शब्द से प्रयोग किया था और इसी इंडस से आगे चलकर भारत को इंडिया कहा गया। अगर चौथे नंबर पर प्रयोग करें तो चीन के द्वारा भारत को इंतु कहा गया, इंतु कहा गया। पांचवें नंबर पर बात करें तो अशोक के अभिलेख में भारत को किस नाम से परिचित कराया गया? जम्बू द्वीप कहा गया, जम्बू द्वीप नाम दिया गया। उसके बाद छठवें नंबर पर अगर बात करें कि मनुस्मृति, पुस्तक थी एक, उसमें भारत को ब्रह्मवर्त नाम दिया गया। और आपको पता होगा कि ये ब्रह्मवर्त प्राचीन समय में हरियाणा हुआ करता था, और इसी हरियाणा को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त कहा जाता था। एक छोटी सी जानकारी दे दूं हम, एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर लिख लीजिए कि 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। और अशोक के अभिलेख की जो लिपि थी वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी। मतलब कहने का ये था कि जो अभिलेख प्राचीन समय में लिखे गए वो जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़े गए और उनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि थी। ये तो था भारत के नामकरण की बात कि
किन किन लोगों ने भारत को किन किन नामों से संबोधित किया या बताया। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मनुष्य की उत्पत्ति या विकास। लिख लीजिए। मनुष्य की उत्पत्ति या विकास। अगला हेडिंग डाल लीजिए, मनुष्य की उत्पत्ति या विकास। मनुष्य की उत्पत्ति एवं विकास। इतिहासकारों द्वारा बताया गया कि हमारे मनुष्य का जन्म लगभग 10 लाख वर्ष पहले हुआ, और जब मनुष्य का जन्म हुआ तो मनुष्य एक नर वानर के रूप में दिखाई पड़ा। नर वानर के रूप में दिखाई पड़ा, और इसी नर वानर को हमारे भारत देश में होमोसेपियंस और अन्य देशों में किस नाम से जाना जाता था। आइए बात करते हैं कि नर वानर को दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका में इस नर वानर को ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा जाता था। दूसरे में बात करें तो पूर्वी अफ्रीका में नरवानर को जिन-जान प्रोपस नाम से जाना जाता था। जिन-जान प्रोपस नाम थोड़ा सा कठिन है, पर आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है वो कहाँ से क्वेश्चन उठाकर आपसे पूछ ले। अभी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, और रेलवे के एग्ज़ाम में भी बहुत डीपली क्वेश्चन आए थे। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितनी भी जानकारी इतिहास में दूं वो सारी डीपली दूं। और मैं गारंटी से बात की लेता हूं कि अगर आपने मेरे द्वारा पढ़ाया गया सारा का सारा सिलेबस नोट डाउन कर लिया तो आपको इतिहास पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूर्वी अफ्रीका में नरवानर को जिन-जान प्रोपस कहा जाता था। अगर आगे बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया में नरवानर को जावा मैन कहा जाता था। जावा मैन। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं चीन की। चीन में नरवानरों को पेकिंग मैन क्या कहा जाता था? पेकिंग मैन कहा जाता था। पांचवें नंबर पर अगर बात करें जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में नरवानरों को निएंडरथल के नाम से जाना जाता है। निएंडरथल के नाम से जाना जाता था। छठवें नंबर पर बात करें इंग्लैंड की। इंग्लैंड में नरवानरों को
पिल्ट डाउन मैन कहकर बुलाया जाता था। पिल्ट डाउन मैन कहकर बुलाया जाता था। 7वें नंबर पर फ्रांस में नरवानरों को क्रो मैग्नोन कहा जाता था। क्रो मैग्नोन कहा जाता था। और हमारे एशिया के पामीर क्षेत्र में नरवानरों को होमो सेपियंस कहा जाता था। होमो सेपियंस कहा जाता था। ये तो बात हुई हमारे नरवानरों के नामकरण की, या फिर अलग अलग देशों में हमारे नरवानरों को किस नाम से बुलाया जाता था। जिस प्रकार भारत का नामकरण हुआ था और अलग अलग देशों ने भारत को अलग अलग नामों से संबोधित किया था, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों, आपको पता है हमारे पूर्वज होमो सेपियंस से थे, जिससे हम लोग पैदा हुए हैं, या हमारे पूर्वजों का नाम होमो सेपियंस था। किंतु एशिया या भारत देश में इनको होमो सेपियंस कहा जाता था, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग देशों में इन्हें किन नामों से बुलाया जाता था, आज आपको वो भी पता चल गया। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में, याद कर लीजिए भाई क्योंकि पूछा जाता है ये, दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम से, पूर्वी अफ्रीका में जिनजान प्रोपस के नाम से, इंडोनेशिया जावा मैन, चीन पेकिंग मैन, जर्मनी में निएंडरथल, इंग्लैंड में पिल्ट डाउन मैन, फ्रांस में क्रो मैग्नोन, और एशिया में तो आपको पता ही होमो सेपियंस। ये तो थे नरवानरों के नामकरण की बात। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। लिख लीजिए जल्दी से, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसे कहा जाएगा प्रागैतिहासिक काल। क्योंकि भारत के इतिहास को जानने के लिए भाई एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे ना। और पहला टॉपिक जो था हमारा प्राचीन भारत के अंतर्गत था प्रागैतिहासिक काल, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया था, पाषाण काल और ताम्रयुग। धीरे धीरे से हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, और पूरी तरह से एकदम निचोड़ करके पढ़ेंगे कि कहीं से भी आपका क्वेश्चन आए तो छूटे ना कोई भी क्वेश्चन। चलिए मिटाता हूँ। हेडिंग डाल लीजिए प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पहले ही पॉइंट पर आप लिखेंगे एक इतिहासकार का नाम, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने प्रागैतिहासिक काल की खोज की, या हमें बताया कि प्रागैतिहासिक काल किस समय को कहा गया। कहने का मतलब कि इन्होंने किस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल कहा। रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा 1863 ईस्वी में चेन्नई या मद्रास के पल्लावरम
नामक स्थान पर एक हस्तकुल्हाड़ी की खोज की गई। एक हस्तकुल्हाड़ी की खोज की गई और जब खोज किया और जानकारी निकाली तो पता चला कि ये हस्तकुल्हाड़ी प्रागैतिहासिक काल की थी, क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा ही सबसे पहले पल्लावरम नामक स्थान पर हस्तकुल्हाड़ी की खोज की गई और बताया गया कि ये प्रागैतिहासिक काल की ही कुल्हाड़ी है। इसीलिए इन्हें प्रागैतिहासिक काल के पिता के रूप में जाना जाता है। प्रागैतिहासिक पुरातत्व काल के पिता कौन है भैया? रॉबर्ट ब्रूस फुट। कभी कोई एग्जाम में पूछ ले कि भाई प्रागैतिहासिक काल के पिता किसे कहा जाता है, या प्रागैतिहासिक काल की खोज किसने की, हमें किसने बताया कि प्रागैतिहासिक काल को ही प्रागैतिहासिक काल कहा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले 1863 ईस्वी में एक हस्तकुल्हाड़ी की खोज की, जो कि पल्लावरम नामक स्थान पर प्राप्त हुआ और इसी कारण इन्हें पुरातात्विक या प्रागैतिहासिक पुरातत्व काल का पिता माना गया। अगर हम बात करें भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व के जनक या पिता, तो आप लोगों को पता होगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता, जब सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई के दौरान या उससे पहले जब लाहौर से कराची तक प्लेटफॉर्म बिछाया जा रहा था या रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम को ही वहाँ के एक कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए थे, या बोल सकते हैं कुछ तत्व या ईंट कह दीजिए, ईंट प्राप्त हुए थे और सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही उन ईंटों पर शोध किया गया था और बताया गया था कि ये बहुत प्राचीन काल की या बहुत पुराने वर्ष की ईंट है। इसीलिए क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी के स्रोतों के बारे में बताया था, इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता कहा गया। अगर बात करें कि इतिहास के पिता कौन हैं, इतिहास के पिता या जनक, तो आपको पता है कि इतिहास के पिता के रूप में नाम आता है हेरोडोटस। क्यों आता है? क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया लिख करके हमें इतिहास की जानकारी दी। और अगर पूछे ये कहाँ के निवासी थे, तो ये यूनानी इतिहासकार थे या यूनान के निवासी थे। इन्होंने सबसे पहले हिस्टोरिका पुस्तक लिख करके हमें हमारे इतिहास की जानकारी दी और अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के स्रोतों की जानकारी दी या फिर उस पर शोध किया, इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और सबसे पहले चेन्नई के पल्लावरम नामक स्थान पर एक हस्तकुल्हाड़ी की खोज करके रॉबर्ट ब्रूस फुट ने बताया कि ये प्रागैतिहासिक काल था, इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है। 3 नाम 3 डिफरेंट, और आपको पता होना चाहिए कि किसको किसका पिता कहा गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं
प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने के वो 3 पार्ट, जहाँ से हमें प्रागैतिहासिक काल को पढ़ना है। इसको मिटा दें या नोट करना है तो कर लीजिए पहले आप, उसके बाद मिटाते हैं। चलिए भैया मिटाते हैं। और बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के पार्टों की। मैंने पहले भी बता दिया है कि प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने के लिए इतिहासकारों ने इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला पाषाण युग या काल, और दूसरा ताम्र युग या काल। मैंने ये भी बताया था कि इन दोनों के समय सीमा में सबसे लंबा समय पीरियड रहा होगा पाषाण काल का या पाषाण युग का या स्टोन युग का। इसीलिए हमारे इतिहासकारों ने इसे मेजर पार्टों में विभाजित कर दिया। कितने मेजर पार्टों में? 3 मेजर पार्टों में, ताकि हम पाषाण काल को अच्छी तरह समझ लें। तो ये 3 पार्ट कौन कौन से थे? पहला था निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा था पहला, दूसरा और तीसरा था उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल। अब तीनों की विशेषताओं के बारे में हम लिखेंगे। चलिए एक एक करके इनकी विशेषता लिखते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए। और हम विशेषता की बात करें, सबसे पहले पुरा या निम्न पुरा पाषाण काल की। बात करें, चलिए पहले हम लोग बात करते हैं निम्न पुरा पाषाण काल या पुरा पाषाण काल। विशेषता पहली विशेषता, मनुष्य द्वारा क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग होता था। इस काल में मनुष्यों द्वारा क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग होता था। और क्वार्टजाइट पत्थरों से बने औजार कौन कौन से थे? पहला था चॉपर, और दूसरा था हस्त कुल्हाड़ी। अगर बात करें कि चॉपर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो चॉपर के साक्ष्य हमें सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे। सोहन नदी घाटी। और अगर बात करें हस्त कुल्हाड़ी की, तो आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि ये चेन्नई
या मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये तो था निम्न पूरा पाषाण काल की विशेषता। अगर पाषाण काल की विशेषता तो मैंने बताई ही नहीं, अगर पाषाण काल की विशेषता बताएं तो पाषाण काल, इस समय मनुष्य पूरी तरह पत्थरों पर निर्भर था। मनुष्य पत्थरों पर निर्भर था। दूसरा, आग की खोज हो गई थी, आग की खोज हो गई थी, किंतु प्रयोग नहीं हुआ, प्रयोग नहीं हुआ। इस समय मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था, शिकारी हुआ करता था। और चौथी बात, इस समय के मनुष्य भोजन संग्रहण करते थे, या भोजन इकट्ठा कर करके बाद में उसी भोजन से अपना जीवन यापन करते थे। ये तो थी पाषाण काल की बात। पाषाण काल पत्थर युग को कहा जाता था, जिस समय मनुष्य पूरी तरह पत्थरों पर ही निर्भर था। ये पाषाण काल की विशेषता थी। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग करता था और क्वार्टजाइट पत्थरों से ही चौपर और हस्तकुल्हाड़ी बनाया करता था, जो कि हमें सोहन नदी घाटी और चेन्नई के पल्लावरम नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं दूसरे टॉपिक या पाषाण युग के अंतर्गत मध्य पूरा पाषाण युग। मध्य पूरा पाषाण युग। मध्य पूरा पाषाण युग की बात करें तो इस समय के मनुष्य जैस्पर और चर्ट पत्थरों का प्रयोग करते थे। जैस्पर एवं चर्ट पत्थरों का प्रयोग करते थे। जैस्पर एवं चर्ट पत्थरों का प्रयोग करते थे। जिनके साक्ष्य फलक के रूप में प्रयोग हुए और इसी को ही फलक संस्कृत का नाम दिया गया। संस्कृति या सभ्यता, फलक संस्कृत या सभ्यता। फलक किसे कहा जाता था? ये एक प्रकार के पत्थर थे जिसे तोड़ करके जैस्पर या चर्ट जैसे औजार बनाए गए और इसी को या फलक को ही हमारे इतिहासकारों ने फलक संस्कृति या फलक सभ्यता भी कहा। अगर बात करें कि इस फलक सभ्यता को फलक सभ्यता या संस्कृत किसने कहा, तो हसमुख धीरजलाल संकलिया ने। किसने? फलक संस्कृति इसको किसने कहा? हसमुख धीरजलाल संकलिया
धीरजलाल संकलिया के द्वारा ही इसे फलक संस्कृति या फलक सभ्यता का नाम दिया गया। ये मध्यपुरा पाषाण काल की बात थी, जिस समय मनुष्य फलक पत्थरों को तोड़कर जैस्पर या चर्ट जैसे औजारों का प्रयोग करता था, और इसी फलक के कारण ही इसे फलक संस्कृति या सभ्यता कहा गया। किसने कहा? हसमुख धीरजलाल संकलिया के द्वारा इसे फलक संस्कृति या सभ्यता कहा गया। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक, जो कि पूरा पाषाण काल का ही है। और तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक है उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल उच्च पुरा पाषाण काल। इस समय के मनुष्यों के द्वारा प्रयोग किए गए औजारों में क्या क्या मिला? ब्लेड जैसे औजार मिले, हस्त कुल्हाड़ी प्राप्त हुई, क्लीवर औजार प्राप्त हुआ, स्क्रैपर जैसे औजार प्राप्त हुए। और इन औजारों का प्रयोग होमो सेपियंस मानव करते थे। होमो सेपियंस इन औजारों का प्रयोग होमो सेपियंस मनुष्य करते थे। कहने का मतलब, पाषाण काल को इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल में मनुष्यों द्वारा क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, और क्वार्टजाइट पत्थरों से ही चौपर और हस्त कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। फिर मध्य पुरा पाषाण काल में मनुष्यों द्वारा फलक पत्थरों को तोड़ करके औजार बनाए गए, इसीलिए हसमुख धीरजलाल संकलिया द्वारा इसे फलक संस्कृति या सभ्यता कहा गया। फिर उच्च पुरा पाषाण काल में मनुष्यों द्वारा ब्लेड, हस्त कुल्हाड़ी, क्लीवर, स्क्रैपर जैसे औजार प्रयोग किए जाने लगे, और यह औजार होमो सेपियंस मनुष्यों द्वारा किए जाते थे। ये तो था हमारे प्रागैतिहासिक काल में पाषाण युग के बारे में। अच्छा, अगर बात की जाए तो इनके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए भाई? अगर कोई पूछ ले कि उच्च पुरा पाषाण काल में जो ब्लेड, हस्त कुल्हाड़ी, क्लीवर, स्क्रैपर प्राप्त हुए थे, जिनका प्रयोग होमो सेपियंस मनुष्य करते थे, उनके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो क्या बताएंगे आप लोग कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भाई, इनके साक्ष्य हमें सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए। कहाँ से? अगर साक्ष्य की बात की जाए तो सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक, कहाँ? मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक स्थान पर गुफाओं में चित्रकारी भी की गई थी, जिससे हमें प्राप्त हुआ कि उच्च पुरा पाषाण काल में होमो सेपियंस द्वारा इन औजारों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कि उच्च पुरा पाषाण काल में जिन औजारों का प्रयोग
किया जाता था, उनके साक्ष्य हमें सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भीमबेटका नामक स्थान पर एक गुफा प्राप्त हुई, जहां से भी हमें इनके साक्ष्य प्राप्त हुए। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। अगर इसकी समय निर्धारण करें प्रागैतिहासिक काल का, तो मैंने बताया था कि अनिश्चित काल या 5 लाख बोल सकते हैं, 5 लाख वर्ष पहले, 5 लाख से 8000 BC तक के समय को ही प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल कहा गया था। उसके बाद हमने दूसरे पार्ट की बात की थी मध्य पाषाण काल की। तो चलिए हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। इसको मिटा दें, लिख लीजिए तो मिटाते हैं। लिख लिया, चलिए हेडिंग डाल लीजिए मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 8000 BC से लेकर के 4000 BC बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। विशेषता क्या थी इस काल की? विशेषता, इस काल में औजारों का आकार छोटा हो गया। पहली विशेषता, इस काल में औजारों का आकार छोटा हो गया और ये जो छोटे आकार के औजार थे इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। क्या कहा गया? माइक्रोलिथ कहा गया। कहने का मतलब पूरा पाषाण काल में या पाषाण काल में जो मनुष्य बड़े बड़े पत्थरों के औजार प्रयोग करता था, मध्य पाषाण काल में जब उसकी बुद्धि का विकास हुआ तो उसने औजारों के आकार को छोटा कर दिया, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। इस काल में मनुष्यों द्वारा इस काल में मनुष्यों द्वारा पशुपालन प्रारंभ हुआ। इस काल में मनुष्यों द्वारा पशुपालन स्टार्ट हुआ, जिसके प्रथम साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुआ। अगर पशुपालन की बात करें तो इसके जो प्रथम साक्ष्य थे या प्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ से पता चला कि हमें मध्य पाषाण काल में मनुष्यों द्वारा पशुपालन प्रारंभ कर दिया गया? तो लिख लीजिए मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर, राजस्थान के बागौर से हमें पता चला कि इस काल में मनुष्यों द्वारा पशुपालन प्रारंभ हो गया था।
तीसरी विशेषता क्या थी? इस काल में मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य मिले। इस काल में मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य मिले। मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य मिले। और ये मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के सराय नगर से। कहाँ से प्राप्त हुआ? यूपी या उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर नामक स्थान से हमें पता चला कि मध्य पाषाण काल में मानव कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ये तो बात हुई मध्य पाषाण काल की, जिसका समय 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक था। इस काल की जो प्रमुख विशेषताएं थीं वे थीं: औजारों का आकार छोटा हो गया, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। इस काल में मनुष्यों द्वारा पशुपालन प्रारंभ हो गया, जिसके साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से मिले। इस काल में मनुष्य के कंकाल मिले। कहाँ से मिले? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ नामक जिले के सराय नाहर से प्राप्त हुआ। लिख लीजिए जल्दी से। तो अगला पाठ हम स्टार्ट करें या बात करते हैं नवपाषाण काल की। जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से श्री राम 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। इस काल की प्रमुख विशेषता के बारे में बात करें हम लोग। विशेषता, इस काल की प्रमुख विशेषता यह थी कि मनुष्य द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया। मनुष्य द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया। मनुष्य द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया। दूसरा, मनुष्य द्वारा कृषि की शुरुआत हुई। मनुष्य द्वारा कृषि की शुरुआत हुई, जिसके साक्ष्य हमें साक्ष्य या प्रमाण की बात करें तो मनुष्य के द्वारा जो कृषि की गई थी उसके साक्ष्य में पाकिस्तान बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से? पाकिस्तान के बलूचिस्तान
बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए और कहा जाता है कि नवपाषाण काल में ही मनुष्यों द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। और बात करें कि मनुष्य द्वारा वे कौन कौन सी फसल थी जिसके साक्ष्य प्राप्त हुए, तो मेहरगढ़ से हमें सबसे पहले जौ, गेहूं और कपास, जौ, गेहूं और कपास। कहने का मतलब ये है कि अगर बात की जाए कि नवपाषाण काल में जब मनुष्यों द्वारा कृषि की शुरुआत हुई तो उसी समय में मनुष्यों ने सबसे पहले जौ, गेहूं और कपास की खेती करना प्रारंभ किया। और उसी खेती की साक्ष्य हमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मनुष्यों द्वारा कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो मेहरगढ़ से। और मनुष्यों द्वारा सबसे पहले उगाई गई फसल कौन सी थी, तो जौ, गेहूं और कपास। अगले विशेषता की बात करें तो चावल के प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए, चावल के प्रथम साक्ष्य, चावल के प्रथम साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप, यूपी इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के समीप कोलडिहवा नामक स्थान से, कोलडिहवा नामक स्थान से सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। चौथा विशेषता या चौथा जो नवपाषाण काल की जो चौथी विशेषता थी वो क्या थी कि बुर्ज होम के जम्मू कश्मीर में एक स्थान था, जम्मू कश्मीर में एक स्थान था जिसका नाम था बुर्ज होम। बुर्ज होम के ही गुफ कराल नामक स्थान से, गुफ कराल नामक स्थान से हमें मानव अस्थि के पास या मानव अस्थि के साथ कुत्ते की अस्थियां प्राप्त हुई। कहने का मतलब है कि नवपाषाण काल में भी ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि उस समय के जो पालतू जानवर थे उन्हें भी उनके मालिक के साथ दफन कर दिया जाता था, जिसके प्रमाण हमें बुर्ज होम के गुफ कराल नामक स्थान से प्राप्त हुआ। कहा जाता था कि उस समय मनुष्य की हस्तियां या फिर इस स्थान पर मानव अस्थियों के साथ उनके पालतू जानवर कुत्ते की भी अस्थियां प्राप्त हुई। ये तो थी नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं। अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट कर लीजिए। पहली विशेषता क्या थी, मनुष्य द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया। मनुष्य द्वारा कृषि की शुरुआत हुई जिसके साथ हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। और सबसे पहले जिस
फसल की खेती की जाती थी वो थे जौ, गेहूं और कपास। अगर बात की जाए कि चावल के प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए, तो इलाहाबाद के कोल्डिहवा नामक स्थान से। इसी काल में जम्मू कश्मीर के बुरजहोम के गुफकराल नामक स्थान से मनुष्यों के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। कहा जाता था कि मनुष्यों को उनके पालतू जानवर के साथ ही दफन कर दिया जाता था। ये नवपाषाण काल की बात हुई। पाषाण काल को 3 भागों में ही विभाजित किया गया था, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद मैंने बताया था कि अगला टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका ताम्र युग। जब मनुष्यों द्वारा, इसको लिख लीजिए, जब मनुष्यों द्वारा तांबे की खोज की गई तब इतिहासकारों ने उस काल को ताम्र युग या धातु युग के नाम से भी कहकर पुकारा। तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा या कल का टॉपिक होगा वह होगा धातु युग या ताम्र युग। आई होप कि आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरे द्वारा क्या गलतियां हुई हैं जिससे आपको समझ में नहीं आया। मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से समझा दिया जाए। तो आज के लिए धन्यवाद और आप लोग अपने विचार को ज़रूर बताइएगा।